मैंने आप लोगों को नाउन पढ़ाया, उसे समझाने का कोशिश किया, आप लोगों ने समझने का कोशिश भी किया, बहुत अच्छा लगा। फिर भी जिनको कोई परेशानी है नाउन में वो पूछ सकते हैं, मैं उनको बताऊंगा। और मैं कुछ प्रैक्टिस से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ मटेरियल्स दूंगा जिस पर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। नाउन खत्म करने के बाद, नाउन को फिनिश करने के बाद आज मैं आप लोगों को प्रोनाउन पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग केवल समझने पर ध्यान देंगे, इस चैप्टर को कैसे समझा जाए। अगर इसे समझ लेते हैं तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा कॉमन एरर वगैरह निकालने में, उसे फाइंड आउट करने में। ओके, तो ध्यान देंगे प्रोनाउन। यहां पर मैंने लिखा है ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के स्थान पर होता है। नाउन जिसके बारे में मैंने पहले पढ़ाया आप लोगों को कि किसी भी व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं, किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिना नाम का है, और अगर उसे नाम है तो वो क्या है? नाउन है। और उसी नाउन के स्थान पर, नाउन के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। सही बात है। नाउन के बदले जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए, बात सीधी है कि हम बार बार एक ही नाउन को रिपीट नहीं कर सकते। जैसे हम बोलते हैं ना कि सोहन इज ए बॉय, सोहन इज गोइंग टू मार्केट, सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा नहीं बोल सकते। हम सोहन को रिप्लेस करें, सोहन के बदले हम किसी और शब्द का प्रयोग करें, तो जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं ना उसे प्रोनाउन कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि सोहन इज ए बॉय, सोहन इज गोइंग टू मार्केट, सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। ये सेंटेंस गलत है। सेंटेंस गलत नहीं है बल्कि भद्दा है, हम नहीं बोल सकते। तो सोहन को रिप्लेस करने के लिए उसके बदले हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अगर नाउन पुल्लिंग हो तो ही का प्रयोग करते हैं, नाउन फीमेल हो तो सी का प्रयोग करते हैं, अगर नाउन एक से ज्यादा हो तो दे का प्रयोग करते हैं, अगर नाउन निर्जीव हो तो इट का प्रयोग करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे कि ये प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू चेक द रिपीटेशन। ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले होता है रिपीटेशन को रोकने के लिए। रिपीटेशन मतलब एक ही चीज का दोबारा प्रयोग होना। तो हम एक ही चीज का यानी कि एक ही नाउन का प्रयोग दोबारा नहीं करेंगे, उसके बदले प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। समझे? जैसे यहां मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, राम इज अ बॉय। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहां पे राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम एक लड़का है। अगर हम चाहें तो राम इज ए बॉय एंड राम इज ए डॉक्टर एंड राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज कमिंग, वही कुछ भी लिख सकते हैं। सेंटेंस गलत नहीं होगा लेकिन सेंटेंस भद्दा होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे कि राम के बदले प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अगर हम और सेंटेंस आगे बनाना चाहते हैं तो, अगर और सेंटेंस आगे बनाना चाहते हैं तो राम से रिलेटेड प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा। अब राम क्या है? तो मेल है, तो मेल के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? आप लोग जानते हैं मेल के लिए हम लोग ही का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? ही का प्रयोग करते हैं। तो राम इज ए बॉय एंड ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने लिखा ही, हम चाहे तो यहां पर राम लिख सकते हैं
लेकिन नहीं, हम राम से रिलेटेड जो प्रोनाउन है और राम मेल है उसके लिए मैंने किसका प्रयोग किया है, ही का प्रयोग किया है। इसी प्रकार अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, रेखा इज ए गर्ल, क्या ले रहे हैं, रेखा इज ए गर्ल। अब देखिएगा यहाँ पे हम रेखा के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे राम के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे रेखा के बारे में बात कर रहे हैं, रेखा इज ए गर्ल। ओके, अब हम रेखा के बारे में और लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, रेखा से संबंधित प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एंड सी इज ए नर्स। ओके, तो सी का प्रयोग हम किसके लिए कर रहे हैं, रेखा के लिए कर रहे हैं। क्यों है, क्योंकि रेखा फीमेल है और फीमेल के लिए सी का प्रयोग करते हैं। क्या समझे आप लोग, इस प्रकार से हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं नाउन को रिप्लेस करने के लिए, नाउन को हटाने के लिए। ओके, अब ध्यान देंगे कि ये तो प्रोनाउन का डिफिनेशन है, इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोनाउन को। आगे ध्यान दीजिएगा कि प्रोनाउन होते कितने हैं। ओके, तो प्रोनाउंस के बारे में बता रहा हूं आप लोगों को कि प्रोनाउन कितने होते हैं। तो नाउन के डिफिनेशन हम लोग जान चुके हैं। अब प्रोनाउन के बारे में डिफिनेशन तो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बता रहा हूं कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, पहला होता है जिसको बोलते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा है एम्फैटिक प्रोनाउन, चौथा पॉजेसिव प्रोनाउन और पांचवा कौन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। छठा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सातवां रिलेटिव प्रोनाउन, आठवां हो गया इंडिफिनिट प्रोनाउन, प्रोनाउन नंबर 9 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और 10वां में क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एक 10 प्रोनाउंस हम लोग को पढ़ना है। 10 प्रकार के प्रोनाउंस जो है हम लोग को कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है और इससे संबंधित आप लोगों को एरर आएंगे। ओके, आप लोग इसे नोट कर लेंगे, मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं 2 मिनट के लिए, नोट कर लेंगे। आप लोग नोट कर चुके होंगे। ओके, इसे मैं आप लोगों को समझाता हूं कि कैसे एग्जामिनेशन में कहां से क्या कौन सा क्वेश्चन आते हैं, कितने कौन सा पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ओके, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रोनाउन हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। दिस इज द फर्स्ट प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन है क्या। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल प्रोनाउन का निर्माण हुआ कहां से, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन का निर्माण हुआ पर्सन से। ध्यान दीजिएगा, पर्सन, पर्सन से क्या बना है, पर्सनल बना है। ओके, पर्सन से पर्सनल बना है। इससे पता ये चलता है कि हम लोग इसमें पर्सन के बारे में जानेंगे कि पर्सन है क्या, समझे। तो सबसे पहले जानेंगे कि पर्सन है क्या, क्योंकि पर्सन से ही पर्सनल का निर्माण हुआ है। तो पर्सन के बारे में सबसे पहले हम लोग को जानना है। ध्यान दीजिए, पर्सन, तो पर्सन को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। ध्यान दीजिए,
फर्स्ट पर्सन, ओके, फर्स्ट पर्सन। दूसरा यानी कि सेकंड पर्सन है, दूसरा तो सेकंड पर्सन ही होगा, इसमें कहने वाली क्या बात है। तीसरा क्या होगा, तो थर्ड पर्सन, तीसरा भी थर्ड पर्सन ही होगा, ओके। तो इसमें हम लोग को समझना ये है कि पर्सनल का निर्माण पर्सन से हुआ है और पर्सन को तीन पार्ट में हम लोग बांट रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एनी प्रॉब्लम? तो फर्स्ट पर्सन में पर्सन ही आते हैं, यानी कि प्रोनाउन आते हैं। हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो ये तीनों में प्रोनाउन ही आएंगे, तो कौन सा प्रोनाउन कौन सा पर्सन में आएंगे जो समझना है। तो सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सही बात को, यानी कि आई वी को हम फर्स्ट पर्सन कहेंगे। आई वी जो है फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं और कहेंगे किसको, स्पीकर को। स्पीकर मतलब बोलने वाला। बहुत बड़ी बात है, जो व्यक्ति आपके सामने बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा, यानी कि मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में आते क्या क्या है, आई और वी आते हैं। आई का प्रयोग सिंगुलर प्रोनाउन रूप में किया जाता है और वी का प्रयोग प्लूरल प्रोनाउन रूप में किया जाता है, समझे। उसी प्रकार सेकंड पर्सन में यू आते हैं, समझे। यू जो है सेकंड पर्सन, कहेंगे किसको भाई, तो लिसनर यानी कि सुनने वाला। जो व्यक्ति आपकी बातों को सुन रहा हो वो सेकंड पर्सन कहता है, ओके। और इसके अंतर्गत कौन आते हैं, यू आते हैं। अब थर्ड पर्सन देखिए, तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नेम या दे, ओके। दे को हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं। कहें किसको, तो टोल्ड अबाउट, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जब आपस में दो व्यक्ति मिलते हैं तो किसी के बारे में बात करते हैं, तो जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग बात करते हैं उसे हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन में कौन आते हैं, ही, सी, इट, नेम, दे, ओके। इतना जो है थर्ड पर्सन। ध्यान दीजिएगा, नेम यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है, ए नेम क्या है, नाउन है, लेकिन नाउन को भी हम थर्ड पर्सन ही बोलते हैं, ओके। ये थर्ड पर्सन में ही आते हैं। इसमें सिंगुलर कौन है, तो ही, सी, इट, नेम क्या है, सिंगुलर है। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर प्रोनाउन है। और जो नेम है जिसको हम लोग नाउन कह रहे हैं ये भी सिंगुलर में ही आते हैं। जैसे राम, सोहन, ये सब क्या है, सिंगुलर है। रेखा, है ना, बिमला, कंचन, सोनी, मोनी, सब क्या है, सिंगुलर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ही, सी, इट ये सिंगुलर प्रोनाउन है और ये तो नेम है जो कि सिंगुलर में रहता है। और ही, सी, इट का प्लूरल क्या होगा, दे। दे जो होगा प्लूरल प्रोनाउन कहलाएगा, ओके। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे, ज्यादा इसमें समझना नहीं है। समझना यही है कि पर्सन को तीन पार्ट में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई भी आते हैं, आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है। और स्पीकर को हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, जो बोलने वाला होता है, जो व्यक्ति आपके सामने बोल रहा हो। उसी प्रकार सेकंड पर्सन में यू आते हैं, यू सिंगुलर का भी काम करता है और प्लूरल का भी काम करता है, ओके। और लिसनर को हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन कहते हैं, जो व्यक्ति आपकी बातों को सुन रहा हो। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम, दे। ही, सी, इट जो है सिंगुलर प्रोनाउन कहलाएंगे, नेम तो नाउन होगा और दे क्या होगा, प्लूरल होगा। कहेंगे किसको, टोल्ड अबाउट, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन कहलाएगा, ओके। नोट डाउन।
हट गया। तो आप लोग नोट कर चुके हैं, मैं इसे इरेज कर देता हूं। ओके, हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन को जानना बहुत जरूरी था हम लोगों के लिए। ये जान चुके हैं कि पर्सन्स कितने होते हैं, और एक पर्सन जो है सभी जगह काम करेंगे आप लोगों को, है ना, एक बेसिक चीज है, आप लोग इसे समझेंगे। अभी हम लोग पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। आप देखते हैं हॉर्न्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ओके, ये क्या कह रहा है? कह रहा है फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के रूप, इसके रूप होते हैं, प्रकार होते हैं, कह सकते हैं, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार होते हैं। समझे? रूप कहने का मतलब प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। याद रखिएगा, जो पहला रूप है, दिस इज द फर्स्ट रूप, दैट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ओके, इसका सेकंड रूप क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस इसका सेकंड रूप है। थर्ड देखते हैं पॉजेसिव। पॉजेसिव, ओके, क्या है? पॉजेसिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, इसको क्या बोलते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन, जो अधिकार के बारे में बताता है। इसका चौथा पार्ट है पॉजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव को अलग से लिया गया है। ओके, तो देखेंगे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के चार रूप होते हैं। तो नॉमिनेटिव केस में आप लोगों को लग रहा हो कि है क्या? नॉमिनेटिव केस हम सब्जेक्टिव केस को बोलते हैं। नॉमिनेटिव केस किसे बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस को बोलते हैं। जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर किया जा रहा हो उसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। इसका दो नाम बोल सकते हैं आप लोग, नॉमिनेटिव केस बोल सकते हैं और दूसरा क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस कहने का मतलब जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर हो रहा हो, वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर हो रहा हो। जैसे हम बोलते हैं आई, वे, यू, he, she, it, और कौन है? they, है ना? ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 प्रोनाउन कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, तो इन सातों का प्रयोग कहां करते हैं? सब्जेक्ट के स्थान पर। नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। अगर इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस बनाना चाहेंगे तो आई का मी होगा, वी का क्या होगा? अस होगा, यू का ध्यान दीजिएगा, यू का यू ही होता है। यू नॉमिनेटिव केस भी होता है, यानी कि सब्जेक्टिव केस भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। उसी प्रकार ही का क्या होता है? तो हिम होता है। क्या होता है? हिम होता है। सी का हर होता है। इट का क्या होता है? इट का भी इट ही होता है ना? इट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के सेम ही होता है। दे का क्या होता है? तो देम होता है। समझे? ये ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, अब इसको हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा? आई का माइन हो जाता है। क्या होता है? माइन होता है। वी का आवर्स हो जाता है। यू का क्या होता है?
योर्स होता है, ही का क्या होता है, ही होता है, हर का क्या होता है, हर्ष होता है, और ईट का कुछ नहीं होता है, यानी कि ईट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। ओके, देम का क्या होता है, तो देयर्स हो जाता है। समझे? ये जो है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। अगर इसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाना चाहें तो क्या बनेगा, आई का माई बन जाएगा, वी का आवर बनेगा, यू का योर बनता है, ही का हिज ही रहता। देखिए एक पॉजेसिव प्रोनाउन हिज जो है तो हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। ओके, हर्ष का क्या हो जाएगा, सी का क्या होगा, तो हर होगा। हर तो अच्छा से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, हर होगा। ईट का क्या होता है, देखिएगा इट्स होता है ना, और दे का क्या हो जाता है, दियर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ईट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता है। इसमें ज्यादा हम लोग को नहीं समझना है, समझना यही है कि पर्सनल प्रोनाउन के जो रूप होते हैं चार होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव। जितना भी नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस दिख रहा है सभी का मैंने ऑब्जेक्टिव केस बनाया, पॉजेसिव प्रोनाउन बनाया, पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाया। आप लोग इसे समझ लेंगे और नोट कर लेंगे। सबसे पहले तो आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसको और समझाऊंगा। ओके, नोट कर लेंगे, मैं आप लोगों को टाइम देता हूं 1 मिनट का। ओके, क्या मैं इसे अरेंज कर दूं? ठीक है, अभी हम लोग देख रहे थे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे कैसे। समझे? तो मैं बारी बारी से आप लोगों को समझाता हूं कि नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता कहां है। आप लोग लिखेंगे नॉमिनेटिव केस, क्या लिखेंगे, नॉमिनेटिव केस। समझे? तो ध्यान दीजिएगा, इट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। कहां होता है, कॉलम नंबर 1 जो हमारा नॉमिनेटिव केस है इसका प्रयोग कहां करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। यानी कि नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। ओके, जैसे हम लोग ध्यान दीजिए, हम लोग ध्यान देंगे, यू प्ले क्रिकेट, क्या है, प्ले क्रिकेट है ना। तो इसमें ध्यान दीजिए, यू क्या है, आपको नॉमिनेटिव केस कर सकते हैं इसे या सब्जेक्टिव केस कर सकते हैं। इसका प्रयोग हो का रहा है तो सब्जेक्ट के स्थान पर हो रहा है। जैसे सी इज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, सी का प्रयोग कहां हो रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पर हो रहा है। वी आर
टेकिंग टी, हम लोग चाय पी रहे हैं, तो वी का प्रयोग कहां हो रहा है? सब्जेक्ट के स्थान पर हो रहा है। तो नॉमिनेटिव केस का प्रयोग जो है हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर करेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव केस का प्रयोग कहां होता है? सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। सही है बात को? इसे नोट कर लेंगे आप लोग। नोट कर लिए होंगे, इसे मैं इरेज कर देता हूं। सेकंड होता है, उसको लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। कहां करते हैं प्रयोग? मैं अब लिख देता हूं, इट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां होता है? तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। क्या ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हम लोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं? ऑब्जेक्ट आप लोग समझते ही हैं, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्टिव केस का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर, इसके बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कहां करेंगे? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। और ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनाया गया है आप लोगों को मालूम है, तो उसका हम लोग प्रयोग करके देख लेते हैं, सेंटेंस में उसका इस्तेमाल करके देख लेते हैं किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं इसको हम लोग। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मोहन लाइक हर। हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। उसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं यू हेल्प्ड हिम। यहां पर हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। यू क्या है? सब्जेक्टिव केस है। और हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग हो रहा है। सही बात को नोट डाउन। इसे मैं इरेज करता हूं, आगे देखेंगे। थर्ड में क्या था? थर्ड में है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन, देखिए ध्यान देने वाली बात है। इट इज, ओके, इट इज यूज्ड ऑन द, इट इज यूज्ड it is used on the place of it is used on the place of। तो आप लोग ध्यान दीजिए, पॉजेसिव प्रोनाउन यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ओके, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग आप सब्जेक्ट के स्थान पर कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट के स्थान पर कर सकते हैं। समझे बात को? विदाउट नाउन, विदाउट नाउन, एक बहुत बड़ी बात है कि पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग आप सब्जेक्ट के स्थान पर कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी कर सकते हैं, लेकिन बिना नाउन के, इसके साथ कोई नाउन नहीं आना चाहिए। ओके, एग्जामिनेशन में क्या करेगा कि पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग करेगा, वो क्या है? गलत है। दैट इज कॉमन एरर। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग
बिना नाउन के करते हैं, मतलब नाउन के साथ नहीं होता है। कहीं भी इसका प्रयोग कीजिए, सब्जेक्ट के स्थान पर कीजिए, ऑब्जेक्ट के स्थान पर कीजिए, लेकिन साथ में नाउन नहीं आना चाहिए, समझे? उसे हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, या पॉजेसिव केस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव केस। इसे हम दो नाम से पुकार सकते हैं, पॉजेसिव केस या पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव केस या पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव केस या पॉजेसिव प्रोनाउन, सही बात। तो ध्यान देंगे, हम एग्जांपल यहां पर आप लोगों को दे रहा हूं। जैसे बोलते हैं दिस बुक इज माइन, ओके। तो ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन है ये अधिकार के बारे में बोलता है, अधिकार जताता है, हक। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यह कलम मेरी है, इस कलम पर मेरा हक है, अधिकार है, ओके। डायलॉग आपको सुने होंगे, तुम मेरी हो, है ना? मतलब वो क्या कर रहा है, उस पर अपना अधिकार जमा रहा है कि तुम मेरी हो, लेकिन सिर्फ मेरी हो और किसी का नहीं हो सकती। ये तो बहुत बड़ी बात है और ये तो जबरदस्ती की बात है ना? लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक पॉजेसिव प्रोनाउन जो है हक के बारे में बोलता है, अपना हक बताता है। तो क्या करा, दिस बुक इज माइन। माइन क्या कहलाएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो रहा है और बिना नाउन के हो रहा है। इसके साथ कोई नाउन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ओके। ये सेंटेंस सही है। अगर हम चाहें तो इसका प्रयोग यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग शब्द के स्थान पर भी कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री, ओके। आवर्स का प्रयोग कहां हो रहा है? सब्जेक्ट के स्थान पर हो रहा है। माइन का प्रयोग कहां हो रहा है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो रहा है। माइन क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। आवर्स क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्यों भाई? क्योंकि माइन के साथ भी कोई सब्जेक्ट यानी कि कोई नाउन नहीं है, आवर्स के साथ भी कोई नाउन नहीं है। मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ कोई नाउन नहीं होना चाहिए। और पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग आप सब्जेक्ट के स्थान पर भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों सेंटेंस क्या है? सही है। नोट डाउन दिस, ओके। आगे देखेंगे हम लोग, ध्यान देंगे जो लास्ट में बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है? पॉजेसिव एडजेक्टिव बचा हुआ है। वो भी अधिकार को ही बताता है, वो भी अपना हक के बारे में बताता है, समझे? अपना अधिकार शो करता है कि यह मेरी किताब है ना? इस प्रकार से पॉजेसिव प्रोनाउन भी अपना अधिकार, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी अधिकार के बारे में बताता है। ध्यान देंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव possessive adjective, it is used on the place of subject or object, okay, with noun। देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में एक अंतर है। वो क्या अंतर है कि पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम जब भी करेंगे तो बिना नाउन के करते हैं, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम जब भी करते हैं तो नाउन के साथ करते हैं। बिना नाउन का इसका प्रयोग करेंगे तो ये गलत है, दैट इज रॉन्ग, ओके। लिखा गया है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं, लेकिन नाउन के साथ। ये जब भी आएगा तो नाउन के लेके ही आएगा, नाउन के साथ ही आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि बिना नाउन का इसका प्रयोग नहीं होता,
समझे? नाउन के साथ आएगा, नाउन के साथ इसका अच्छा दोस्ती है, अपना दोस्त को नहीं छोड़ना चाहेगा, है ना? दोस्त को लेकर आता है नाउन, नाउन को। ओके, पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन के साथ ही आएगा, शब्द के स्थान पर भी, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी। जैसे यहां पर देखिए, योर ब्रदर इज वेरी हैंडसम, समझे? अब योर क्या है भाई? तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग सब्जेक्ट यानी कि नाउन के पहले हो रहा है, नाउन के साथ आ रहा है, इसका मतलब योर क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं? शब्द के स्थान पर कर रहे हैं, इसका मतलब सही है। ओके, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, आई नो हर फादर। ओके, आई नो हर फादर। अब देखिए, हर क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है, किसके साथ आ रहा है? नाउन के साथ आ रहा है, कहां आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। कोई परेशानी? तो ये अंतर है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउन यानी कि पॉजेसिव केस और पॉजेसिव एडजेक्टिव में ये अंतर है। चारों में क्या अंतर है? इस प्रकार से, जिसमें डीप अंतर किसमें है? पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में। पॉजेसिव प्रोनाउन भी सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, लेकिन बिना नाउन के आता है। उसी प्रकार पॉजेसिव एडजेक्टिव भी जो है सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, लेकिन नाउन के साथ आता है। समझे? नोट डाउन दिस। हम लोग जो पर्सनल प्रोनाउन था उसके 4 केस पढ़े हैं, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। उन सभी के बारे में मैंने बताया कि उन सभी का यूज कैसे होता है। अभी हम लोग देख रहे हैं यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ओके, पर्सनल प्रोनाउन का हम लोग यूज कैसे करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहां पर मैंने रूल लिखा है, if two or more pronouns are joined by and, कहा यदि दो या दो से अधिक प्रोनाउंस and से जुड़ा हुआ या और से जुड़ा हुआ तो क्या करेंगे? सही बात को, यदि दो या दो से अधिक प्रोनाउन and से जुड़ा हुआ हो या और से जुड़ा हुआ हो तो क्या करेंगे? आगे देखेंगे, they should be in the same case। they should be in the same case का मतलब ये हुआ कि यदि वह सब्जेक्टिव केस में हो तो सब्जेक्टिव केस में ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस में हो तो ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। मतलब जिस केस में हो उसी केस में होगा। किस से जुड़ा हुआ हो? एंड से जुड़ा हुआ हो। सही बात हो, जैसे होता ना यू एंड राम, ठीक है, यू एंड आई, सही बात हो, तो दोनों एक ही केस में होगा। यदि एंड के साथ पहला जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस में है तो दूसरा भी सब्जेक्टिव केस में होगा। अगर एंड के पहले ऑब्जेक्टिव केस है तो सेकंड वाला भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इस पर ध्यान दें। उसी प्रकार और है, ठीक है, और के साथ भी जोड़ने पर दोनों का कंडीशन सेम होगा। दे शुड बी इन द सेम केस, माने सेम ही केस में होगा। अगर सब्जेक्टिव केस में हो तो सब्जेक्टिव केस में होगा और ऑब्जेक्टिव केस में हो तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यहां पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने लिखा दीज बुक्स, क्या लिखा? दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई। ध्यान दीजिए, एंड क्या है? कंजंक्शन है। एंड कंजंक्शन है और सोचने वाली बात यह है, जानकारी की बात यह है कि कंजंक्शन जब भी जोड़ता है तो दो समान पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है, बराबर पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है।
यदि तो नाउन को जोड़ रहा है तो नाउन को ही जोड़ेगा, अगर एक प्रोनाउन को जोड़ रहा है तो दो प्रोनाउन को ही जोड़ेगा। उसी प्रकार अगर सब्जेक्टिव केस को जोड़ रहा है तो दोनों सब्जेक्टिव केस ही होंगे, अगर ऑब्जेक्टिव केस को जोड़ रहा है तो दोनों ऑब्जेक्टिव केस ही होंगे। यानी कि कंजंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंटेंस या शब्दों को जोड़ने के लिए। यहां मैंने लिखा है कि दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई, ठीक है। अब मैंने कहा कि एंड क्या है, कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन का काम है सेम चीज को जोड़ना, या तो दो सब्जेक्ट को जोड़ता है या दो ऑब्जेक्ट को जोड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि सेंटेंस क्या है, सही है, क्योंकि एंड के पहले सब्जेक्ट है और एंड के बाद भी आई क्या है, सब्जेक्ट। लेकिन ये सही नहीं है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर देखिए फॉर है और फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे ऐसे चीज एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। फॉर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो देखिए फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, और यू क्या है, यू सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस यू होता है और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। मतलब दोनों सब्जेक्टिव भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव भी यू होता है। तो इसका मतलब यू यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो अगर एंड के पहले ऑब्जेक्टिव केस है तो एंड के बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। लेकिन आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, जो क्या हुआ, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, दिस बुक्स आर फॉर यू एंड मी। अब देखिए फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, और एंड के बाद मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्टिव केस को जोड़ रहा है। इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इस प्रकार से और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है, जो एंड और को जो एंड और मिलकर जोड़ता है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूं, आगे आप लोग ध्यान देंगे, देखेंगे कि अगला एग्जांपल में क्या लिखा हूं। देखिएगा, यू एंड आई will do this work। ध्यान देंगे, यू एंड आई, अगर हम कोई सेंटेंस का निर्माण करते हैं, कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होता है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ए बी क्या है, वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब का इसका डू है। तो हम तो ये कंफर्म हो चुके हैं कि वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एंड जो जोड़ रहा है सब्जेक्टिव केस को जोड़ रहा है, क्योंकि वर्ब के पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, कि सब्जेक्ट होना चाहिए। तो एंड किसको जोड़ रहा है, सब्जेक्टिव केस को जोड़ रहा है। तो यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है। इसका मतलब क्या है, सेंटेंस सही है, ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। कोई परेशानी है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग तुरंत पूछेंगे, ठीक है। मैं आगे आप लोगों को और भी बताने वाला हूं, जो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल को आप लोग समझते चलिए, बहुत काम आएंगे, ठीक है। आजकल ऐसे ऐसे सेंटेंस जो है, ऐसे ऐसे उदाहरण आप लोगों को एग्जाम में मिलेंगे, और वहां पर हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग बना नहीं पाते। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस प्रकार से है, ध्यान दीजिए, राम एंड से हम एग्जांपल पढ़ चुके हैं, और लिखते हैं राम और माई सेल्फ। ओके,
माई सेल्फ आर फ्रेंड्स। समझे? तो मैंने कहा था कि और जो है सेम ही केस को जोड़ेगा, या तो सब्जेक्टिव केस को जोड़ेगा, दो सब्जेक्टिव केस को जोड़ेगा, दो ऑब्जेक्टिव केस को जोड़ेगा, दो पॉजेसिव प्रोनाउन को जोड़ेगा, दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जोड़ेगा, यानी कि जब भी जोड़ेगा तो बराबर को जोड़ता है। आप ध्यान दीजिए, और के पहले क्या है? राम। राम क्या है? सब्जेक्टिव केस में है। माई सेल्फ सब्जेक्टिव केस है क्या? नहीं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है। आप लोग याद रखेंगे, इस चीज को नोट में याद रखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। अलग बात है कि कभी कभी हम लोग अपने को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस तरह से बोलते हैं माई सेल्फ अमित, लेकिन ये गलत है। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं। स्पीकिंग में लोग बोलते हैं, स्पोकन में बोलते हैं, जो गलत है। बिल्कुल ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो क्या है? एक गलत है। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम सिंपली बोल सकते हैं आई एम अमित, या माई नेम इज अमित बोल सकते हैं। ठीक है, माई सेल्फ बोलना गलत है, लेकिन लोग इस्तेमाल करते, यूज करते हैं, जो गलत है। आगे ध्यान दीजिएगा, और के पहले क्या है? राम, जो कि सब्जेक्टिव केस है, और माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो कंजंक्शन का क्या काम है? दो समान चीजों को जोड़ना, दो बराबर शब्दों को जोड़ना, दो बराबर वाक्यों को जोड़ना। ओके, लेकिन यहां पर जो देख रहे हैं, और के पहले सब्जेक्टिव केस है और के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो क्या है? बिल्कुल गलत है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो माई सेल्फ किसका है? आई का। ये जो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना है वो आई का बना हुआ है। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है। सही बात है। इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस क्या है? गलत है। यहाँ पर माई सेल्फ नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आई का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? गलत है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राम एंड आई आर क्या होगा? फ्रेंड्स होगा। मतलब ये आपका क्या है? सही सेंटेंस है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एंड और जब भी जोड़ेगा तो सेम केस को जोड़ेगा। इस चीज को मानकर चलिए। ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। और भी एग्जांपल मैं लेता हूं, और भी एग्जांपल इस प्रकार हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केवल आप लोग नोट करते चलिए। समझे? एक एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पर, देयर इज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू हटाते हैं, राम लिखते हैं, राम एंड आई। ओके, अब ध्यान देंगे, एंड के पहले क्या है? राम सब्जेक्ट है। हालांकि राम ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, राम टोल्ड मी। यहां पर राम क्या है? सब्जेक्ट है। अगर इसको हम चाहें तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कैसे? आई टोल्ड राम, इस प्रकार से बना सकते हैं, आई टोल्ड राम। यहां पर ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। राम क्या बन जा रहा है? ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर राम सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ओके, तो हमें समझना है कि यहां पर राम एंड आई सही है या गलत है। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था प्रीपोजिशन। बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है। बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है। और हम ये भी बताए थे कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं?
ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो इससे पता चलता है कि बिटवीन के बाद जो राम का प्रयोग हम कर रहे हैं, यहाँ पर राम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। इसमें है ऑब्जेक्टिव केस में है। ओके, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो जब एंड के पहले राम ऑब्जेक्टिव केस में हम रखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव केस में राम का प्रयोग किए हुए हैं, तो एंड के बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, जो बिल्कुल गलत है। नहीं, ये गलत हो गया। इसको हम क्या करेंगे, इसे हम आई को हटा के क्या करेंगे, मी का प्रयोग करेंगे, तब सही होगा। ओके, इसे आप लोग नोट करते चलेंगे, बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब देखेंगे सेकंड रूल। ये कह रहा है आफ्टर द वर्ड लेट, यानी कि लेट के बाद, समझे, लेट के बाद हम कौन सा केस का प्रयोग करते हैं, द प्रोनाउन इज ऑलवेज इन ऑब्जेक्टिव केस। ओके, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि लेट के बाद हमेशा हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। ओके, ना कि सब्जेक्टिव केस का। अगर हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे लेट के बाद तो गलत होगा। हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार कि लेट हिम गो। ओके, यहां पर हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। अगर इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, ओके, इस प्रकार लिखते हैं लेट ही गो, लेट ही गो, तो क्या होगा, गलत होगा, बिल्कुल गलत है। और एक चीज और देखने वाली बात है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ऑब्जेक्टिव केस में कुछ भी हो, ही हो, हर हो या जो भी हो, ये वर्ब हमेशा V1 में होता है। ओके, हमेशा V1 में होता है। अगर लेट हिम गोज करेगा तो वो भी गलत होगा, लेट ही गोज करेगा वो भी गलत होगा। तो लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। जैसे लेट हिम गो बिल्कुल सही है, लेट ही गो बिल्कुल क्या है, गलत है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेट मी अटेंड द मीटिंग। ओके, लेट के बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। अगर यहां पर आई का प्रयोग करेगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगर लेट आई अटेंड द मीटिंग ऐसा हम बोलते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसी को हम लोग कॉमन एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन एरर बोलते हैं। इसका रूल नंबर 3 देखेंगे। यहां पे लिखा हुआ है आफ्टर द फ्रेजेस। ओके, इट इज या इट वाज, समझे, यानी कि इट इज या इट वाज के बाद जो प्रोनाउन आएंगे वो सब्जेक्टिव केस में होंगे। किसमें होंगे, सब्जेक्टिव केस में होंगे। समझ बात को, जैसे हम लोग बोलते हैं इट इज आई। ओके, इट इज आई। अब देखिए इट के बाद क्या रहा, इज है, और इसके बाद क्या है, आई है, यानी कि इट इज के बाद क्या रहा है, आई। आई कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। समझे बात को, तो हमेशा ध्यान दीजिए कि इट इज या इट वाज, इट इज या इट वाज के बाद जो प्रोनाउन का केस आएंगे वो सब्जेक्टिव केस का होंगे। लेकिन एग्जामिनेशन में क्या करता है कि इट इज के बाद या इट वाज के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करता है, वो क्या है, गलत। याद रहे, इट इज या इट वाज के बाद जब भी आएगा तो सब्जेक्टिव केस का प्रयोग हम लोग करेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव केस आता है। जैसे हम ध्यान देंगे, इट इज आई हु हेल्प हर। ओके, इट इज आई हु हेल्प हर, यहां पर ध्यान दीजिए, इट इज आई ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ऐसे हम लोग इट इज को क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन बोला जाता है। इट को हम लोग इम्पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, और इम्पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग
सब्जेक्ट को बताने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर किसको बता रहा है, सब्जेक्ट को बता रहा है। इंप्रेशनल प्रोनाउन, इट क्या है, इट जो है इंप्रेशनल प्रोनाउन है और ये किसको बता रहा है, सब्जेक्ट को बता रहा है। तो याद रहे कि इट जो है इंप्रेशनल प्रोनाउन है और यह हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। तो ध्यान देंगे कि इट के बाद जो आएगा हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, इसलिए मैंने लिखा है कि इट इज या इट वाज के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। एग्जाम में क्या करता है कि इसके सॉरी ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है। एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हमें इस तरह से एरर दिए जाते हैं, जैसे इट इज मी, ओके, हो हेल्प हर, हेल्प हर, ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इट के बाद जो है, इट इज के बाद जो है सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। यहां पर किसका हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हो रहा है, मतलब ये क्या है, गलत है। ऐसे सेंटेंस नहीं होते, ये बिल्कुल गलत होते हैं। आगे लिख सकते हैं इट वाज ही हु चीटेड मोहन, ओके, सही सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि इट वाज के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब सेंटेंस से सही है। अगर इट वाज के बाद ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ही के बदले हिम का प्रयोग करता तो क्या होता है, गलत होता। लेकिन यहाँ पर इट वाज के बाद ही का प्रयोग हो रहा है, जो बिल्कुल सब्जेक्टिव केस है, और जब सब्जेक्टिव केस है तो क्या है, सेंटेंस करेक्ट है, बिल्कुल सही है। कहीं दिक्कत है आप लोग नोट कर लेंगे इसे। अगला रूल देखेंगे आप लोग, मैंने लिखा कि आफ्टर द वर्ड देन, यानी कि देन के बाद द प्रोनाउन कैन बी सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव केस, ओके। यानी कि देन के बाद हम सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर, देन के बाद सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कर सकते हैं का मतलब ये हुआ कि आप सब्जेक्टिव का भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव का भी कर सकते हैं, स्वतंत्र है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ध्यान देना, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आई नो बेटर देन ही और हिम। क्या सेंटेंस सही है? यहां पर सब्जेक्ट हमारा आई है और कह रहा है कि देन के बाद हम सब्जेक्टिव केस का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव केस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या सेंटेंस सही है? हमें समझना होगा सेंटेंस कह क्या रहा है। सेंटेंस कह रहा है कि मैं जानता हूं, उससे अच्छा जानता हूं, मतलब वो जानता है लेकिन मैं उससे अच्छा जानता हूं। सही बात है। तो तुलना कहां होता है? तुलना बराबर के साथ होता है ना। हम ही या हिम का तुलना किससे कर रहे हैं? आई से कर रहे हैं, ठीक है। और आई क्या है? ए सब्जेक्टिव केस है। सही बात है। आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस का तुलना हम सब्जेक्टिव केस से ही कर सकते हैं। ऐसा थोड़े है कि सब्जेक्टिव केस का तुलना हम ऑब्जेक्टिव केस से कर देंगे। ऐसा नहीं कर सकते ना कि एक इंसान का तुलना शेर से कर दे, ऐसा गलत होगा। तो यहां पर मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि देन के बाद सब्जेक्टिव केस का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन देखना है कि सब्जेक्टिव केस कब आएगा और ऑब्जेक्टिव केस कब आएगा। यहां पर आई जो है सब्जेक्टिव केस है और आई का तुलना ही या हिम से हो रहा है। तो सब्जेक्टिव केस का तुलना सब्जेक्टिव केस से होना चाहिए, ठीक है। कहा कि मैं उससे ज्यादा जानता हूं, उससे अच्छा जानता हूं, मैं उससे अच्छा जानता हूं, यानी कि मेरी तुलना किसी व्यक्ति से हो रहा है। और व्यक्ति क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा? ही होगा या हिम होगा?
ही हमारा सब्जेक्टिव केस है और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तुलना किससे कर रहे हैं, सब्जेक्टिव केस से कर रहे हैं। इसका मतलब देन के बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, यानी कि ही होना चाहिए और हिम क्या होगा, गलत होगा। क्या समझे बात को, समझने का कोशिश कीजिए। रूल नंबर 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का। रूल नंबर 5 है, इसमें मैंने लिखा है आफ्टर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके, सब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। ध्यान दीजिएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहां पर हमेशा हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। अगर सब्जेक्ट आई हो तो भी वर्ब का प्रयोग करेंगे, यू है तो वर्ब का प्रयोग तो होगा ही, ही सी के साथ भी वर्ब का प्रयोग होगा। मतलब सब्जेक्ट कुछ भी हो, यहां पर हेल्पिंग वर्ब रूप में हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो रूल का कहना है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। ओके, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस नहीं, क्या, सब्जेक्टिव केस। इसको हमेशा याद रखिएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं इफ आई वर हिम, कॉमा आई वुड हेल्प मी द पुअर। ओके, ध्यान दीजिएगा, करा इफ आई वर हिम, मैंने कहा था कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद किसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ये क्या होगा, गलत होगा। यही तो ढूंढना हम लोगों को है कि कहां क्या हो रहा है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इफ आई वर ही, ओके, कॉमा आई वुड हेल्प द पुअर। समझे ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, तुलना किसके साथ होगा, सब्जेक्ट के साथ होगा। पहले भी मैंने बोला था कि सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट के साथ होता है, ऑब्जेक्ट का तुलना ऑब्जेक्ट के साथ होता है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का तुलना किसके साथ होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। ही क्या है, सब्जेक्ट है। इसे पता चलता है कि सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, सही है। ओके, नोट। रूल नंबर 6 देखेंगे, कहा 2 प्लस बी प्लस सब्जेक्टिव केस। ओके, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि बी के बाद जो है हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं जब उसके साथ 2 हो, यानी कि 2 प्लस बी प्लस सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। समझे, बहुत ज्यादा इसमें समझना तो आप लोगों को है नहीं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, नन वांट्स टू बी। ओके, बी होगा यहां पे, बी हर। देखिए सेंटेंस सही है। मैंने बोला था कि 2 प्लस बी के बाद किसका प्रयोग होगा, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। लेकिन यहां पर हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, जो बिल्कुल गलत है ना। आप लोग ध्यान दे रहे हैं, हर ऑब्जेक्टिव केस है, क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। इस प्रकार से होना चाहिए था, नन वांट्स टू बी सी। ओके, ये क्या है, सही है। आप इस प्रकार से समझते चलेंगे, आप लोग नोट कर लेंगे, सही बात को नोट कर लीजिए आप लोग। हम लोग यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ रहे थे। 6 रूल मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग उस पर ध्यान देंगे। अब हम लोग रिलेशन बिटवीन नॉमिनेटिव केस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि नॉमिनेटिव केस और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि ये दोनों में क्या संबंध है। हेडिंग मैंने दिया है
नॉमिनेटिव केस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव में संबंध। ओके, दोनों को हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, जिसके बारे में जानना है। नॉमिनेटिव केस के अनुसार पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है या दोनों में क्या संबंध है, किस प्रकार से यूज करते हैं नॉमिनेटिव केस और पॉजेसिव एडजेक्टिव को, जिसके बारे में जानना। नॉमिनेटिव केस आप लोग समझते ही हैं, सब्जेक्टिव केस को बोला जाता है। जैसे हम बोलते हैं आई का माई, पहले बताए थे। यू का क्या होता है, बोलते जाइएगा आप लोग, है ना, मैं आप पर लिखूंगा। वी का क्या होता है, आवर होता है। ही का क्या होता है, तो हीज होता है। सी का क्या होता है, तो हर होता है। आप लोग समझ ही रहे हैं। उसी प्रकार इट का क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि इट्स होता है। और दे का क्या होता है, ये भी आप लोग जानते हैं कि देयर होता है। समझे? तो नॉमिनेटिव केस और पॉजेसिव एडजेक्टिव में संबंध। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉमिनेटिव केस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव दैट वी शैल हैव टू नो समथिंग। ओके, हमें कुछ जानना है कैसे इसका हम लोग यूज करते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आई का माई, यू का यो, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट आई हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई होगा। यू हो तो क्या होगा, योर होगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जितना भी पॉजेसिव एडजेक्टिव देख रहे हैं, ओके, ये सबका हिंदी जानते हैं क्या होगा? ये सबका हिंदी होगा अपना। क्या होगा? अपना, या अपनी भी बोल सकते हैं। ओके, अपना, अपनी। ऐसा नहीं है कि माई का मतलब मेरा होगा, योर मीन्स तुम्हारा, आवर मीन्स हमारा। होता है, लेकिन हम लोग नॉमिनेटिव केस और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बीच संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं। और जब संबंध के बारे में पढ़ते हैं तो इन सबका हिंदी बदल जाता है, अपना, अपनी हो जाता है। क्या आप लोग समझ रहे हैं? ओके, तो इसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, यूज कैसे करते हैं, किस प्रकार से वाक्य हम लोग बनाएंगे, सेंटेंस में कैसे इसको लाएंगे, जो हम लोगों को पढ़ना है। समझे? एक रूल मैं आप लोगों को लिख कर बता रहा हूं, इसे मैं रेज कर दूं, क्या आप नोट कर लिए हैं? तो सर ओके, थोड़ा सा रहने देते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। देखिए, एक बार रूल लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोग ध्यान देंगे। रूल का कहना है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव is used according to subject समझते ही हैं। सब्जेक्ट लिख सकते हैं या सब्जेक्टिव केस लिख सकते हैं, सब्जेक्टिव केस भी लिख सकते हैं, सब्जेक्टिव केस लिख सकते हैं, या नॉमिनेटिव केस लिख सकते हैं। नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस क्या है, दोनों क्या है, बराबर है। सही बात को। तो जो पॉजेसिव एडजेक्टिव दिख रहा ना, इसका प्रयोग हम किसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्टिव केस के अनुसार करेंगे। अगर आई है सब्जेक्टिव केस तो क्या होगा, माई होगा। यू है तो क्या होगा, योर होगा। सही बात को। उसी प्रकार अगर वी है तो आवर होगा, दे है तो क्या होगा, देयर होगा। यहां पर मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूं। ओके, जैसे हम बोलते हैं आई एम रीडिंग माई बुक। ओके, ध्यान दीजिए, हमारा सब्जेक्टिव केस क्या है, आई है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, आई है, और आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, माई का प्रयोग करेंगे। अगर यहां पर योर का प्रयोग करते हैं तो गलत होगा। गलत इस सेंस में होगा कि हम नॉमिनेटिव केस और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बीच संबंध पढ़ रहे हैं। तो इसके अनुसार, यानी कि सब्जेक्टिव केस के अनुसार, आई के अनुसार क्या होना चाहिए, माई होना चाहिए। उसी प्रकार आप देखिएगा, यू आर हेल्पिंग
हेल्पिंग योर फ्रेंड। ओके, यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है, यानी कि सब्जेक्ट है और इसके अनुसार हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में योर का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, आप लोग नोट करते चलेंगे। अगला रूल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ओके, बताऊंगा, नोट कर लेंगे आप लोग। तो ये तो मैं सिंगल प्रोनाउन के बारे में बता रहा हूं, ओके। यहां भी सिंगल देखिए, आई है, यू है। ऐसा भी हो सकता ना कि एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया जा रहा हो, जैसे आई और यू को एक साथ किया जा रहा हो, या आई यू हे को एक साथ प्रयोग अगर हम सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं तो उस कंडीशन में पॉजिटिव क्या होगा, एक कंफ्यूजन है, इसे हम लोग को समझना है, समझे। इसे मैं अरेंज कर देता हूं, अगला रूल के लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, जरूरी है और उसे समझना होगा। सबसे पहली बात है कि आप लोग समझने पर ध्यान दीजिए, समझेंगे तभी आप लोग बना पाएंगे, केवल लिखने से कुछ नहीं होगा, है ना। कॉपी बना लेते हैं और पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। यहाँ समझिए और घर में पढ़िए, तब जाकर के आप लोग कॉमन में से फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान देंगे आप, एक रूल है, रूल नंबर 2 है, ओके। कह रहा है इफ मोर देन वन पर्सनल pronouns are used on the place of subject, okay, possessive adjective is used as follow, समझे, as following लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखा हुआ है if more than one personal pronouns, अगर एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन, समझे, एक से अधिक कितना, 2 3 4, are used on the place of subject, अगर एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ तो पॉजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड एज फॉलोइंग। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग इस प्रकार करते हैं, समझे। एक से अधिक क्या, जैसे हम बोलते हैं ना कि आई है, यू, वी या ही, सी, दे, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब एक से अधिक पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ हो, एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ हो, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, सही बात को। तो इसके लिए मैं आपको एक नोट लिखता हूं, क्या लिखता हूं, नोट लिखता हूं। नोट आप लोग लिख लेंगे, नोट नंबर 1 आप लोग नोट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। नोट नंबर 1 में आप लोग पहले आप लोग इसे लिख लेंगे, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। मैं आप लोगों को 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, नोट कर लेंगे। आप लोग लिख चुके होंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं नोट लिख रहा हूं। इफ देयर इज आई, कौन, आई इन ग्रुप, क्या हो, ग्रुप, तो आवर का प्रयोग करें। ध्यान दीजिए, अगर हमें एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन यानी कि नॉमिनेटिव केस का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर करना हो, जिसमें आई क्या हो, शामिल हो, उस ग्रुप में कौन हो, आई हो, तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, आवर होगा। ऐसा नहीं कि आई है तो माई होगा, अगर ऐसा करते हैं तो गलत होता है।
आई के अनुसार माई कब होता है? जब एक अकेला सिंगल, लेकिन जब एक ग्रुप में आ रहा हो तो आई रहने पर क्या करेंगे? आवर का प्रयोग करेंगे। नोट नंबर 2 का कहना है कि इफ देयर इज यू, कौन हो? यू इन ग्रुप, अगर यू हो तो हम लोग योर का प्रयोग करेंगे। सही बात को किसका प्रयोग करेंगे? योर का प्रयोग करेंगे। नोट नंबर 3 है, ए 3 का कहना है कि absence of I और यू। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आई और यू दो में कोई नहीं, समझे? तो किसका प्रयोग होगा? देयर का प्रयोग होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसे समझने का कोशिश कीजिएगा। रूल क्या है? रूल यही है कि एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ। एक से अधिक कितना? कम से कम 2 होना चाहिए। देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, एक से अधिक कितना? कम से कम 2 होना चाहिए। तो इस प्रकार देखिए, यू एंड आई, ओके, यू एंड आई, यू एंड आई आर रीडिंग माई बुक। रूल क्या है? रूल है कि एक से अधिक नॉमिनेटिव केस का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर हो रहा है। यू और आई एक से अधिक है, यानी कि 2 है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव को प्रयोग करने का तरीका मैंने बताया है कि इफ देयर इज आई इन ग्रुप, अगर ग्रुप में कौन हो? आई है, आई हो, तो आई के अनुसार क्या होना चाहिए? आवर होना चाहिए। सही बात हो, अगर आई हो तो, ना कि आई है तो माई का प्रयोग कर देंगे। अगर माई का प्रयोग करते हैं तो गलत होगा। नियम के अनुसार चलिए। रूल कह रहा है कि एक से अधिक नॉमिनेटिव केस का प्रयोग जब सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ हो और उसमें आई शामिल हो, यानी कि आई शामिल हो, तो क्या होना चाहिए? आवर होना चाहिए। लेकिन यहां पर माई का प्रयोग किया है, क्या होगा? ये गलत होगा। इसका सही क्या होगा? यू एंड आई आर रीडिंग, क्या होगा? आवर बुक। ओके, ये सही है क्योंकि एक से अधिक नॉमिनेटिव केस है और ग्रुप में आई है, तो क्या होना चाहिए? आवर होना चाहिए। लिखा हुआ आवर होना चाहिए। और यहां पर हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं? आवर का प्रयोग कर रहे हैं। आप लोग नोट कर लेंगे इसे। मैं एग्जांपल आप लोगों को दूंगा, ठीक है? नोट कर लिया हमने। आपका आगे का एग्जांपल जो है आप लोग देखते चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है? एग्जांपल में आप लोगों को इस प्रकार दे रहा हूं, यू, he and I, ओके? एक से अधिक है, 1 2 3, एक से अधिक नॉमिनेटिव केस है, एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन है। सही बात को यू, ही एंड आई हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। सही बात को अब ध्यान देना कि एक से अधिक नॉमिनेटिव केस जो है यहाँ पे, जब एक से अधिक नॉमिनेटिव केस का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ हो और ग्रुप में कौन हो? आई हो। क्या हो? आई हो, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? आवर होता है। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? सही है। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे वाक्य में वर्ब जब भी होगा तो वो प्लूरल में होंगे। कैसे होंगे? प्लूरल में होंगे। यहाँ पर है क्या है? प्लूरल वर्ब है। इसका मतलब ये भी क्या है?
सही है। आप लोग वर्ब को भी देखते चले गए, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कहीं सिंगल वर्ब का प्रयोग कर दे तो वो क्या होगा, गलत होगा। और एग्जांपल देख लें आप लोग, यू एंड सी आर हेल्पिंग हर ब्रदर, हेल्पिंग हर ब्रदर। देखिए इसमें कहां पर गलती है, कहां पर गलती हो रहा है। मैंने कहा कि एक से अधिक नॉमिनेटिव केस का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर हो रहा है, जिसमें आई हो तो क्या होना चाहिए, आवर होना चाहिए, और आई नहीं हो, यू हो तो यू के अनुसार क्या होना चाहिए, योर होना चाहिए। पॉजिटिव क्या होना चाहिए, योर होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर तो आई नहीं है, इस ग्रुप में आई नहीं है, क्या है, यू है। तो यहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव ग्रुप में किसका प्रयोग होना चाहिए, योर का होना चाहिए था, लेकिन हर का प्रयोग हो रहा है, जो क्या है, गलत है। क्या होना चाहिए था, यू एंड सी आर हेल्पिंग, क्या होगा, हेल्पिंग योर ब्रदर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कंफ्यूजन का रूल है, ये हमें कंफ्यूज करता है, इसलिए हम लोग समझते चलेंगे, नोट कर लेंगे आपको। ओके, आगे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा, समझाऊंगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिए, he and she are reading your book। ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कि एक से अधिक नॉमिनेटिव केस का प्रयोग शब्द के स्थान पर हुआ हो जिसमें उस ग्रुप में आई हो तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आवर होना चाहिए। अगर आई नहीं हो तो यू हो, और यू हो तो क्या होना चाहिए, योर होना चाहिए। लेकिन मैंने तीसरा नोट लिखा था कि आई और यू दोनों गायब हो, ना आई हो ना यू हो। जब आई और यू नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, कोई थर्ड पर्सन होना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि आई तो फर्स्ट पर्सन है, यू क्या सेकंड पर्सन है, और आई यू दोनों गायब है, तो कौन बचेगा, थर्ड पर्सन बचेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ही और सी क्या है, थर्ड पर्सन है। तो मैंने कहा था कि आई और यू दोनों नहीं हो तो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, बताइए। आप बताएंगे, नहीं बताएंगे। बताए थे कि देयर का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। यहां पर किसका प्रयोग हो रहा है, योर का प्रयोग हो रहा है, जो क्या है, सेंटेंस से गलत है। क्या होना चाहिए, ही एंड सी आर रीडिंग, क्या होगा, रीडिंग देयर बुक। ओके, ए सही है, समझे, आप लोग नोट कर लेंगे इसे। नोट कर चुके हैं ना। अब हम लोग रूल नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लिखा है इफ मोर देन वन पर्सनल प्रोनाउंस, का मतलब क्या, एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस। एक से अधिक कितने हो सकते हैं, 2, 3 और भी ज्यादा हो सकते हैं। ओके, आर यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, कहां किया जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पर। टुगेदर यानी कि एक साथ। यूज फॉलोइंग ऑर्डर्स, तो हम निम्नलिखित ऑर्डर्स का पालन करेंगे, समझे। अब बात ऐसी है कि अगर सिंगल प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो हम आसानी से कर देते हैं। आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे का प्रयोग कर सकते हैं सिंगल। लेकिन जब एक से ज्यादा करना हो, यानी कि 2, 3, आप लोग समझ ही रहे होंगे, जैसे कि
हम ही, आई और यू एंड यू का प्रयोग एक साथ करना चाहें शब्द के स्थान पर, या आई, ही एंड यू का प्रयोग करना चाहें शब्द के स्थान पर, तो एक से अधिक पूर्णांक है, तो एक से अधिक पूर्णांक को शब्द के स्थान पर प्रयोग करने का नियम होता है। आप ऐसे ही नहीं कर सकते कि जो इच्छा हुआ हम प्रयोग कर दिए। हम इच्छा के पहले ही का प्रयोग करें, फिर इच्छा आई का, फिर इच्छा यू का, लेकिन ऐसा होता नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। उसके कुछ ऑर्डर्स हैं, क्रम है, सीक्वेंस है, जिसे हम लोग को पालन करना पड़ता है। जैसे नंबर 1 में मैंने लिखा है 231। 231 का मतलब हुआ कि सबसे पहले हम सेकंड पर्सन का प्रयोग करेंगे। अगर एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग शब्द के स्थान पर प्रयोग करना हो तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन को लाते हैं, तब थर्ड पर्सन को लाते हैं, अंत में कौन आता है? फर्स्ट पर्सन आता है। लेकिन ये किसके लिए? एक 231 फार्मूला किसके लिए? वो वैसे सेंटेंस के लिए है जिससे पॉजिटिव सेंस निकलता हो। पॉजिटिव सेंस समझते होंगे आप लोग कि एक से अधिक व्यक्ति मिलकर, 2 या 3 व्यक्ति मिलकर कोई अच्छे काम कर रहे हों, जैसे कि किसी को मदद कर रहे हों, ठीक है, या कहीं जा रहे हों, मतलब गलत काम नहीं हो, कोई क्राइम ना हो, कोई रॉन्ग वर्क ना हो, उसके लिए 231 का प्रयोग करते हैं, यानी कि अच्छे काम के लिए। समझे बात को? अच्छे काम में सबसे पहले हम किसको लाते हैं? सेकंड पर्सन को लाते हैं। जैसे मान लिया जाए आप कोई एग्जामिनेशन पास करते हैं, ठीक है, तो अपने शिक्षक से मिलने जाते हैं। एग्जामिनेशन पास की बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम है, ठीक है। गुड सेल्स वाले जो है, पॉजिटिव सेल्स वाला वाक्य है, तो अपने टीचर से मिलने जाते हैं, तो टीचर्स को क्या बोलते हैं? अपने शिक्षक को क्या बोलते हैं कि सर जो मैंने अपने दम पर परीक्षा पास किया, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। हम जाकर क्या बोलते हैं कि सर आपके बल पर, आपकी मदद से मैंने परीक्षा पास किया। तो आपकी मदद मतलब आप यानी कि यू कौन सा पर्सन होगा? सेकंड पर्सन होगा। फिर हम क्या बोलते हैं? सर आपने तो इंग्लिश पढ़ाया सर, मैथ्स वाले सर भी हमें बहुत मदद किए हैं, जो कि वहां पर नहीं है। मैथ्स वाले सर वहां पर नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि सर मैथ्स वाले, रीजनिंग वाले सर भी हमें बहुत मदद किए हैं, जिसके कारण मैं इस एग्जाम को पास कर सका। हालांकि वो दोनों वहां पे नहीं है, तो किसमें आएंगे? वो थर्ड पर्सन में आएंगे। और अंत में क्या बोलते हैं? मैं भी सर बहुत मेहनत किया है ना, मैं भी मेहनत किया है, तो मैं यानी कि आई कौन सा पर्सन होगा? फर्स्ट पर्सन यानी कि लास्ट में। जब कोई अच्छा काम हम करते हैं तो सबसे पहले हम सामने वाले व्यक्ति को, जो हमारे सामने होते हैं, उनको रखते हैं, उनके बारे में बोलते हैं, और इसके बाद जो वहां पे नहीं होते हैं और भी मदद करने वाले जो लोग होते हैं, उनके बारे में बताते हैं, जो थर्ड पर्सन कहलाते हैं। तब जाकर मैं अपने आप को वहां पर रखता हूं, स्वयं को रखता हूं। ओके, तो मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि एक से अधिक प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करना है तो 231 फार्मूला लागू करेंगे वैसे वाक्य के लिए जिससे पॉजिटिव सेंस निकल रहा हो। क्या निकल रहा हो? पॉजिटिव सेंस निकल रहा हो। पॉजिटिव सेंस के लिए 231 का प्रयोग करते हैं, वैसा वाक्य जो आपको पॉजिटिव सेंस दे रहा हो। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 का मतलब यह हुआ कि पहले हम फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं, तब सेकंड पर्सन का, अंत में किसका प्रयोग करते हैं? थर्ड पर्सन का। यानी कि कौन से वाक्य के लिए? जो नेगेटिव सेंस दे रहा हो। नेगेटिव सेंस मतलब कोई गलत काम किए हों, कोई क्राइम किए हों, या वैसा वाक्य जिससे नेगेटिव सेंस निकल रहा हो, उसके लिए। जैसे मान लिया आप कोई गलत काम करते हैं
तो सबसे पहले गलती अपना स्वीकार करते हैं कि हाँ मैंने इस काम को किया है। इसके बाद दूसरों व्यक्ति के बारे में बताते हैं, सामने वाले व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि ये भी किया है, ये भी किया है ना। और तीसरा क्या है, जो वहां पे नहीं होता है उसके बारे में बताते हैं, वो थर्ड पर्सन हो जाता है। तो मिला जुलाकर हमें समझना है कि 1 2 3 का प्रयोग हम नेगेटिव सेंस वाले वाक्य के लिए करते हैं, यानी कि वैसा वाक्य जो गलत काम को दर्शा रहा हो, जो गलत कार्य के बारे में बता रहा हो, उसके लिए 1 2 3 फार्मूला लागू करते हैं। ध्यान दीजिए, तीसरा नोट कर रहा है 1 2 3, ये भी 1 2 3 है, लेकिन किसके लिए है? फॉर प्लूरल प्रोनाउंस के लिए। प्रोनाउंस सिंगल भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, लेकिन 1 2 3 का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? प्लूरल प्रोनाउंस के लिए करते हैं। प्लूरल समझते हैं, जैसे हम बोलते हैं वी क्या है? प्लूरल है। दे क्या है? प्लूरल है। अगर यू क्या है? प्लूरल है। ये तीनों का अगर प्रयोग करना हो शब्द के स्थान पर तो 1 2 3 फार्मूला लागू करेंगे। ओके, 1 2 3 नेगेटिव सेंस वाले के लिए भी है और 1 2 3 प्लूरल प्रोनाउंस के लिए भी है। एक दो तो सिंगुलर के लिए है और एक किसके लिए है? प्लूरल के लिए। सिंगुलर के लिए जो पॉजिटिव सेंस दे रहा हो 2 3 1, सिंगुलर के लिए जो नेगेटिव सेंस दे रहा हो 1 2 3, और प्लूरल के लिए ये नेगेटिव दे सेंस, ये सेंस नेगेटिव दे रहा हो या पॉजिटिव दे रहा हो, इससे मतलब नहीं है ना, केवल प्लूरल होना चाहिए। तो 1 2 3 का प्रयोग आप कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। जैसे देखिएगा, he, you and I were going to Delhi। ध्यान दीजिए, he, you and I were going to Delhi। तो दिल्ली जा रहे थे। ओके, तो दिल्ली जाना कोई गलत काम है क्या? कोई गलत काम नहीं है, कोई भी जा सकता है। दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, आगरा जाइए, ठीक है, या कभी विदेश चले जाइए, आप जा सकते हैं। केवल गलत काम नहीं होना चाहिए, समझे? यानी कि गुड सेंस दे रहा है सेंटेंस। तो जब गुड सेंस दे रहा है तो हम प्रयोग किए हुए ही, यू एंड आई। ही क्या है? थर्ड पर्सन है। यू क्या है? यू क्या है? सेकंड पर्सन है। क्या है? सेकंड पर्सन है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। क्या इस ऑर्डर्स पर एक आ रहा है क्या? 2 3 1 पर आ रहा है? नहीं आ रहा है। 2 3 1 का कहना है कि पहले सेकंड पर्सन होना चाहिए, और सेकंड पर्सन कौन है? यू है। यू है। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है? थर्ड पर्सन होना चाहिए। थर्ड पर्सन होना चाहिए, तो थर्ड पर्सन कौन है? ही है, यानी कि यू के बाद हम ही का प्रयोग करेंगे। इसके बाद कौन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अपनी जगह पर सही है, एंड आई। फिर क्या होगा? वर गोइंग टू दिल्ली। ओके, ये सही होगा ना? इस ऑर्डर्स के अनुसार हम लोग प्रयोग करेंगे। यू, ही एंड आई, ये सही होगा। ये तो गलत हो जाएगा ना, और ये क्या होगा? सही होगा, क्योंकि सेंटेंस में कोई क्राइम नहीं हो रहा है, केवल दिल्ली जाने की बात हो रही है। इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं इसे मिटाऊंगा। ओके, नोट ऑन दिस। और भी मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को समझाता हूं। जैसे मैं बोलूं कि he, you and I have kidnapped a child। ओके, अब देखिए, किडनैप्ड ए चाइल्ड, तो बच्चा को किडनैप करना एक कहीं से गुड सेंस दे रहा है क्या? नहीं, ये तो नेगेटिव सेंस वाली बात है। किसी का मर्डर करना, बैंक लूटना, बच्चा को किडनैप करना, किसी को गाली देना,
या कोई रॉन्ग डिक्स करना, वो क्या है, नेगेटिव सेंस देगा। तो नेगेटिव सेंस के लिए हम कौन सा फार्मूला लागू कर रहे हैं, 1 2 3 का प्रयोग करें। ओके, लेकिन देखिए 1 2 3 है क्या, नहीं है, ये 3 2 1 हो रहा है, जो गलत है। तो सबसे पहले 1 करने के लिए क्या करेंगे, आई का प्रयोग करेंगे। आई, इस पर क्या होगा, यू होगा, है ना, सेकंड पर्सन आएगा। फिर लास्ट में क्या आएगा, थर्ड पर्सन आना चाहिए ना। तो थर्ड पर्सन कौन है, ही है। और ऐसे वाक्य में वर्ब हमेशा प्लुरल होते हैं, याद रखें। किडनैप्ड, ओके, किडनैप्ड ए चाइल्ड, से बात करो, किडनैप्ड ए चाइल्ड। तो बच्चा का किडनैप हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव सेंस वाले वाक्य है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 का प्रयोग करेंगे। ओके, इसे नोट कर लीजिए, है ना, मैं इसे मिटाऊंगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। सही बात को आप लोग नोट कर लिए हो ना, जो नेगेटिव सेंस वाले वाक्य है, आई यू एंड ही हैव किडनैप्ड ए चाइल्ड। ओके, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, किडनैप्ड का स्पेलिंग आप लोग देख लेंगे। ओके, किडनैप्ड में जो है ना, जब इसको हम भिखरी बनाते हैं तो डबल पी होता है, किडनैप्ड होता है। यहाँ पर भी देखिए मिस्टेक हो गया है, ध्यान देंगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ओके, आप लोग नोट कर लीजिए, इसे मैं मिटाऊंगा। अब देखते हैं हम लोग थर्ड ऑर्डर, इसमें क्या है, 1 2 3 4 प्लूरल प्रोनाउंस। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं यू, वे एंड दे, समझे, हैव हेल्प्ड मोहन, समझे, यू वी एंड दे हैव हेल्प्ड मोहन। अच्छा काम है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अगर नेगेटिव सेंस देता तो भी कोई बात नहीं है, हम 1 2 3 का ही प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव सेंस दे रहा हो या नेगेटिव सेंस दे रहा हो, हमको उससे मतलब नहीं है, केवल प्रोनाउन हमारा प्लुरल होना चाहिए। तो यू क्या है, प्लुरल है, वी प्लुरल है, और दे क्या है, प्लुरल है। तो 1 2 3 का प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव सेंस हो या नेगेटिव सेंस हो। लेकिन दिक्कत यह है कि जो हम प्रयोग कर रहे हैं, क्या ये सही है, फार्मूला कह रहा है कि सबसे पहले 1 होना चाहिए। तो 1 कौन इसमें है, वो वी है। ओके, तो पहले वी का प्रयोग करेंगे, फिर सेकंड पर्सन होना चाहिए, यानी कि सेकंड पर्सन कौन है, यू है। इसके बाद कह रहा है कि कौन होना चाहिए, थर्ड पर्सन होना चाहिए। तो थर्ड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन अपने स्थान पर सही था, यहाँ पर दे हो जाएगा। समझे, हैव हेल्प्ड मोहन, सही बात को। अब देखिए ऑर्डर के अनुसार आ चुका है, वी यू एंड दे, यानी कि 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। समझे, ये तीनों का तीनों क्या है, प्लुरल है। तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा और ये क्या है, सही है। समझे, इसे नोट कर ले, बहुत जरूरी है। और आप लोग वीडियो को देखिए, ठीक है, और समझिए, समझने का कोशिश कीजिए, और हो सके तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, समझे बात को, थैंक यू।